त्रिकोणमिति जो है वो ट्री प्लस गोनो या गोनिया प्लस मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसका हिंदी में होता है तीन भुजा या कोण मापन। इसे अन्य शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। से इस नदी की चौड़ाई कितनी है, हमें पता है कि मान लीजिए यह है 100 मीटर ऊंचा, ये मंदिर की ऊंचाई है, और हम यहाँ से लगभग 30 डिग्री के कोण पर देख रहे हैं उस मंदिर को। तो हम इस त्रिकोणमिति की सहायता से आसानी से यह बता सकते हैं कि इस नदी की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, के सामने आपका कौन सा भुजा है, ए बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब, इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे इसे एच से डिनोट किया जाता है स्मॉल, और इसे स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं राजलाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पूजा क्लासेस पर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में विभाज्यता का नियम और बोर्ड मास के कुछ रूल बताया था, जिसे आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया और अच्छे से पढ़ा, मुझे विश्वास है। और यहाँ तक कि इस चैनल के वीडियोज में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर सिस्टम का वीडियो पड़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ बहुत ही अच्छे से पढ़ाएगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं एक नए से टॉपिक की ओर, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि गणित जो है हमारा, वो एक मान लीजिए गणित एक वृक्ष है। ठीक है, और जैसे कि वृक्ष के अलग अलग शाखाएं होती हैं, उसी तरह मैथमेटिक्स में भी शाखाएं होती हैं। कुछ शाखाओं को ज्योमेट्री बोला जाता है, कुछ को मेंसुरेशन बोला जाता है, कुछ को नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह एक शाखा अपनी अलग है, ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम लोग आज समझने वाले हैं। बहुत ही आराम से समझिएगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। उससे पहले मैं आपको एक लाइन बोल दे रहा हूं कि आप लोग इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि संघर्ष में आप अकेले हो मित्र, संघर्ष में आप अकेले हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। जैसे कि आज मैं अकेला हूँ, आप अकेले हैं, जहाँ देख रहे हैं वीडियो आप वहां से पढ़ रहे हैं। आपका भी जब 10th में अच्छा मार्क्स आएगा, आपकी सफलता की गूंज चारों तरफ होगी। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको परिवार को अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए हम आज चालू करते हैं त्रिकोणमिति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्री। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में जो ये ट्री शब्द है, ये गोनो है और ये मेट्री है। जैसे कि ट्री, गोनो या गोनिया प्लस मेट्रोन, ये जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द है वो ग्रीक वर्ड के, ये ग्रीक शब्द हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ट्री गोनो या गोनिया प्लस मेट्रोन से मिलकर ये बना है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका अर्थ होता है, ट्री मतलब होता है तीन, गोनो या गोनिया मतलब होता है भुजा या कोण, और इसका होता है मतलब मापन। अंग्रेजी में अगर देखें तो ट्री का मतलब होता है थ्री, और गोनो या गोनिया का मतलब होता है साइड या एंगल, और इस मापन का मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि त्रिकोणमिति जो है वो ट्री प्लस गोनो या गोनिया प्लस मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसका हिंदी में होता है तीन भुजा या कोण मापन। यानी कि आप अपने से आसानी से इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि गणित में वह शाखा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि गणित में अलग अलग शाखाएं होती हैं, जिस कुछ को ज्योमेट्री, कुछ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, सांख्यिकी। उसी प्रकार एक शाखा है ट्रिगोनोमेट्री। तो इसका परिभाषा है कि गणित में वह शाखा जिसमें त्रिभुज, वो भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
तो गणित में वह शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों तथा भुजाओं के मापन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति का परिभाषा मैंने लिखा है कि गणित में वह शाखा, गणित में वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर हम लोग त्रिभुज, वो भी त्रिकोणमिति में इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। कौन सा? समकोण त्रिभुज। इसे मैं आगे बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो गणित में वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के 3 कोणों तथा भुजाओं, जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों तथा भुजाओं के मापन यानी मेजरमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही हमारा त्रिकोणमिति है। एक बार फिर से देख लीजिए कि गणित में हमारी एक ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज के 3 कोण तथा भुजाओं के मापन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। या इसे अन्य शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग इसे और देखिए यहाँ पर कि त्रिकोणमिति जो है ना, इसमें किन किन गणितज्ञों का योगदान रहा है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति 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 का पिता कहा जाता है हिपार्कस को, ठीक है। त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है हिपार्कस को। और इस त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही त्रिकोणमिति को पूरा बना दिया, ठीक है। इसमें अन्य गणितज्ञों का भी योगदान रहा, जिसमें आप लोग सुने होंगे थेल्स, जिसके बारे में इनका एक प्रमेय भी है, जिसके बारे में हम लोग 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। थेल्स हैं, पाइथागोरस हैं, और इनको कौन नहीं जानता है पाइथागोरस, ये कुछ ही समय में आने वाले हैं आप लोगों के समक्ष भी। थेल्स हैं, पाइथागोरस हैं, आर्यभट्ट हैं इत्यादि, इन सभी गणितज्ञों का योगदान रहा है त्रिकोणमिति में, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति का एक्चुअल में उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति का हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ट्रिगो है, इसका यूज हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर करते हैं। पहली नंबर तो ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका आएगा ही आएगा, आपके 8 पॉइंट पूरा 8 जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति है, और अगली प्रश्नावली ऊंचाई एवं दूरी है, जिसमें त्रिकोणमिति का ही उपयोग होता है। उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। यहाँ आप देखिए, मान लीजिए कि आप गए हैं, चले गए आप वहां पर दुबई में चले गए, बुर्ज खलीफा के सामने आप खड़े हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए कि बुर्ज खलीफा आपके सामने खड़ा है और आप उस बुर्ज खलीफा के पाद बिंदु से आप 30 मीटर की दूरी पर हैं, और आपके आंखों से जो उसका एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप बिना मेजरमेंट किए, बिना फीता के, ठीक है, आप बता सकते हैं कि उस बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है। वो इसी में पावर है, ट्रिगोनोमेट्री की मदद से आप उसका हाइट बता सकते हैं। अन्य एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप और हम लोग जाते हैं, भारत की प्रसिद्ध नदी है गंगा नदी, आप चले गए, मान लीजिए कि इधर हम लोग खड़े हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, गंगा का ये एक छोर है और दूसरा ये छोर है। यहाँ पर मान लीजिए कोई मंदिर खड़ा है, इस तरह से मंदिर है, यहाँ पर हम हैं। मान लीजिए कि हमें यह जानने की थोड़ी इच्छुक हम हुए कि इस यहाँ से इस नदी की चौड़ाई कितनी है। हमें पता है कि मान लीजिए यह है 100 मीटर ऊंचा, ये मंदिर की ऊंचाई है, और हम यहाँ से लगभग 30 डिग्री के कोण पर देख रहे हैं उस मंदिर को। तो हम इस त्रिकोणमिति की सहायता से आसानी से यह बता सकते हैं कि इस नदी की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो आप ये मोटा मोटी कह सकते हैं कि आपके दैनिक जीवन में उपयोग इसका, जो हम लोग अभी जनरली देखेंगे, उसका उपयोग कहाँ पर होगा। इस त्रिकोणमिति का उपयोग होगा, मुख्यतः त्रिकोणमिति का उपयोग होगा ऊंचाई एवं
ऊंचाई एवं दूरी निकालने में, ऊंचाई एवं दूरी निकालने में इस त्रिकोणमिति का आप बहुत ही अच्छे से उपयोग जानेंगे। और इसका ये ऊंचाई एवं दूरी का तो अगले चैप्टर नंबर 9 में भी उपयोग है। इसके अलावे आप लोग जब आगे कक्षाओं में जाएंगे, जैसे कि आप लोग गए 12th के पार गए, मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको जाने का मन है, तो वहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट होता है, यहाँ तक कि भौतिकी में भी इस त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। बड़े बड़े कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में इसी त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। यहाँ तक कि मेडिकल के क्षेत्र में भी होता है, जैसे एमआरआई और जो सीटी स्कैन होता है, उनके मशीनों में भी त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। तो खैर वो आगे की बात है। अभी हम लोग इतना जान लेते हैं कि हम लोगों के लिए यही काम है कि ऊंचाई एवं दूरी निकालने में इस त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। वो आपके ज्ञान के लिए बता दिए कि आगे भी इसका यूज है। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम त्रिकोणमिति ही क्यों शुरू किए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो त्रिकोणमिति हम चालू किए हैं वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कि हमने क्यों ही पहला ही दिन त्रिकोणमिति आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये होगा कि लगभग ये 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और बहुत ही ये नंबर देने वाला टॉपिक है। और इस चैप्टर से आपको घबराना नहीं है। इसे मैं इतने आसानी से पढ़ाऊंगा कि आप बोलेंगे कि त्रिकोणमिति शायद इतना आसान होता है, मैंने तो पहले पढ़ा ही नहीं था, जाना ही नहीं था। ठीक है, त्रिकोणमिति जब से मतलब 2021 से लगभग हमारा जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है उसमें 200 नंबर आ रहा है, जिसमें मात्र 100 नंबर करना होता है। तो ये जो 25 से 30 मैंने लिखा है, लगभग 30 क्वेश्चन आ ही जाता है 200 नंबर में। 10 से 15 क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 से 5 आ जाता है आपका 2 नंबर वाला, और एक तो 5 नंबर का फिक्स ही रहता है कि एक 5 नंबर में आएगा ही आएगा। तो आपको अच्छे खासा बहुत ही आसानी से ये नंबर दिलाता है, और आपको ज्ञान को तो इम्प्रूव करता ही करता है। ठीक है, और आगे यदि आप साइंस बैकग्राउंड से 11th 12th करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत ही अच्छे से त्रिकोणमिति पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरत है। यदि हम लोग आज 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बोल रहे हैं, तो 11th में वह 1 ही होगा, 12th में भी 1 ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं कि वहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है इसका आगे भी। यहाँ तो हम वैसे 10th क्लास में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ते हैं। ये हम लगभग 10th क्लास में त्रिकोणमिति का 2 से 3% ही पढ़ते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति इतना ज़्यादा है कि आप 11th 12th में पढ़ेंगे, बीएससी में जाएंगे, एमएससी में जाएंगे, आपको आगे मिलता जाएगा। त्रिकोणमिति बहुत बड़ा चैप्टर है, हमें बहुत ही छोटा सा सिलेबस 10th क्लास में पढ़ना होता है। ठीक है, और यहाँ तक कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है, जैसे कि एसएससी हो गया, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल इत्यादि में ये आता है त्रिकोणमिति, और अच्छा खासा वेटेज लेकर आता है। रेलवे में आता है आपका जो एनडीए हो गया, डिफेंस की तरफ, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस इत्यादि एग्जामों में ये आता है, और अच्छे खासा नंबर पूछा जाता है। तो हम आपको ये इम्पोर्टेंस बता दिए कि ये त्रिकोणमिति को पढ़ना क्यों जरूरी है। आइए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का उपयोग होता है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लागू होती है। हालांकि आगे के क्लासों में और भी त्रिभुज होते हैं जिनमें लगता है, लेकिन अभी हमारे लेवल पर तो समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। आइए कुछ त्रिभुजों के बारे में हम आपको अध्ययन करा देते हैं। आप ये जान जाएंगे त्रिभुजों के बारे में तो अच्छा ही होगा। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए भी। और वैसे तो मैं ये 6 पाठ में बताऊंगा ही, लेकिन आप यहीं पर एक बार देख लीजिए। जैसे कि भुजाओं के आधार पर जो हमारा त्रिभुज होता है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। कोण की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बता रहे हैं कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, इसका ये ए बी की लंबाई 5 है, यहाँ भी लंबाई 5 है और ये भी लंबाई 5 है। तो ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाओं की माप जो है वो समान है, तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ। अगला एक त्रिभुज हम लेते हैं, जो दूसरा होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसे आप लोगों को रटना नहीं है, ये तो खुद बता रहा है कि अपना परिभाषा खुद बोल रहा है। जैसे कि बोल रहा है ये समबाहु, सम मतलब आप लोग जानते होंगे कि बराबर होता है, और बाहु मतलब भुजा होता है। तो जिसकी सभी भुजाएं, आप लोग जानते होंगे कि ये तो नॉर्मली बात है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं एवं 3 कोण होते हैं, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और अगला है सम द्विबाहु। आप लोग अपने से देखिए कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, वो कौन सा त्रिभुज होगा आपका? सम द्विबाहु त्रिभुज। से मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया और इसका मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि समद्विबाहु में दो भुजा बराबर हैं, ये और ये पी क्यू और पी आर बराबर है, और ये अलग है, ठीक है। तो समद्विबाहु का ये परिभाषा पर खरा उतर रहा है कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा बराबर नहीं है। अगला एक है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज को अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एम एन ओ। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है एम एन ओ, इसके कोई भी भुजा बराबर ना हो, जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी आपस में बराबर ना हो, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार पढ़ा दिया कि पहला होता है समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और विषम बाहु, जिसमें कोई भी भुजा बराबर हो, यानी कि तीनों का तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो, तो वो विषम बाहु त्रिभुज है। हालांकि इसका इस चैप्टर में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया, और अब जो बताने जा रहा हूँ इसमें उपयोग है, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, तो आप देख सकते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार भी 3 होते हैं। पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, तो वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हुआ ए बी सी, तो न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा है कि जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। मान लीजिए ये 70 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री हुआ, और ये 30 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और अब बारी आती है अपने हीरो की, यानी समकोण त्रिभुज की, जो पूरा त्रिकोणमिति लेकर अपने कंधों पर चलता है, यही तो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज। और मुझे आशा है कि आप लोगों को पहले से ये सब पता होगा, क्योंकि ये सब 6 या 7 क्लास में ही सिखा दिया जाता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा यह है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण, जिसमें एक कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो,
अर्थात वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। मान लीजिए कि ये त्रिभुज हुआ पी क्यू आर। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर समकोण यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनता है। इधर से कोण मापा जाता है ना घड़ी के वामावर्ती, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज का ये आप लोग परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर समझ कर लिखना क्या है आप लोग समझिए ना, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ये है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और एक अगला त्रिभुज है कोण के आधार पर, वो आपका है 3 नंबर, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का परिभाषा ये बोलता है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। सपोज ये मान लिया कि ये 100 डिग्री है, ठीक है। तो ये मान लिया कि 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। इसका मैंने नाम दे दिया डी ई एफ। तो ये जो त्रिभुज डी ई एफ है ये अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा ये कहता है कि कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कोणों के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। और जो आपको मेन याद रखना है यही है, इसी को आप लोग याद कर जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, वो अपना कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसे पढ़ने का भी तरीका है, जैसे कि आप लोगों को बोलना है तो जो जहाँ जिस एंगल पर समकोण है उसे बीच में रखना है। जैसे इसे बोलना है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि त्रिभुज सी बी ए एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ जहां पर समकोण 90 डिग्री बना होता है उसे बीच में रखते हैं, ठीक है। आइए, तो ये समकोण त्रिभुज है आप लोग देख रहे हैं, और इसी समकोण त्रिभुज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पाइथागोरस जी का, जिन्होंने मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आने वाले हैं। तो पाइथागोरस भैया जो है ना हमारे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि जो हमारा कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय आपसे आज कोई पूछ देगा कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये लंब आधार कर्ण क्या होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें आपसे पूछेगा कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि हम लोग एंगल सी के लिए देख रहे हैं, कोण सी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। पहली बात यह है कि कर्ण इसमें फिक्स होता है। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण ही ऐसी भुजा है जो फिक्स होती है, ठीक है। वो होती है 90 डिग्री के सामने। कोई भी आप समकोण त्रिभुज बनाइए, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो आपका हमेशा कर्ण होगी, यानी कि अंग्रेजी में इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये जो है ना वो कर्ण है। और मान लीजिए हम लोग इस सी
एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए लंब आपका ये हो जाएगा, इसके सामने कौन सी भुजा है, ए बी है ना। इस एंगल के सामने, एंगल ए सी बी के सामने आपका कौन सा भुजा है, ए बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब, इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे इसे एच से डिनोट किया जाता है स्मॉल, और इसे स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग ये जाने अब तक कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होती है, और आपको जो एंगल दिया जाएगा, जिस एंगल के बारे में पूछा गया, जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे पूछा हूँ कि एंगल सी के लिए लंब, कर्ण और आधार क्या होगा, तो अभी तक हमने जाना ये कर्ण होगा, और जिस कोण के लिए पूछा जाता है उसके सामने यानी जस्ट अपोजिट लंब होता है, और जो अंत में बच जाता है उसे हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, ये बेस होता है, बेस, इसे हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। आप लोगों को एक और मैं फ्रेश चित्र में दिखा रहा हूँ कि क्या यहाँ पर हो रहा है। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो आपको एंगल दिया होगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। जब 2 भुजाएं पता चल गई तो जो बची वो आधार होती है। आइए एक और भी नए फिगर के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये त्रिभुज पी क्यू आर है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर थीटा एंगल रख दिया, तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें कर्ण कौन होगा। तो आप लोग सोच लिए होंगे, और आप लोगों को पता होगा कि कर्ण हमेशा, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि कर्ण कौन होता है। कर्ण हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और इस कर्ण की एक और विशेषता ये है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। यहाँ मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट लिखकर, कि जो कर्ण होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा जो है ना, ये यहाँ पर कर्ण होगी, कर्ण। और इसमें समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अन्य 2 भुजाओं को हम लोग छोटी भुजा कहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। आइए अब हम लोग इसके अनुसार लंब, कर्ण और आधार बैठाते हैं। जैसे यहाँ पर थीटा हुआ, तो आप लोग अपने जहाँ पर देख रहे हैं वहीं पर बोलिएगा कि इस थीटा के सामने क्या होगा, इस थीटा के सामने लंब होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया लंब। और जब ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, तो ये जो बचा ना, ये जिस पर थीटा झुका हुआ है, या फिर ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार। आप लोग आसानी से याद कीजिए, अपने भाषा में याद कीजिए कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। जो आपको एंगल दिया जाएगा, थीटा दिया जाए, अल्फा दिया जाए, बीटा दिया जाए, ये जो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा ये सब होता है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और जो भी थीटा दिया जाएगा उसके सामने लंब होगा, और जो बच जाएगा वो आधार होगा। आप लोग देख लिए, जैसे कि आपको मान लीजिए कि एक और अन्य एग्जांपल दे रहे हैं। इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा, मान लीजिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और थीटा इस बार यहाँ पर है, तो इसमें कौन लंब, कौन आधार और कौन कर्ण होगा।
एक बात तो फिक्स है कि आप लोग आंख मूंद कर बोलिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। लेकिन इस बार थीटा यहाँ है, तो लंब के बारे में हम भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। लंब दिए गए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। दिए गए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थीटा एंगल दिया है, तो इस थीटा के सामने जो हमारा ये भुजा होगा ना बीसी, ये जिसे मैंने रेड कलर किया अभी, ये हमारा इस त्रिभुज के लिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए लंब का काम करेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा। और जो बच गया ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो होगा आपका आधार होगा, ये आधार होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आपसे कोई लंब आधार कर्ण आकृति देकर बोलेगा कि इसमें कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है। थीटा के सामने लंब होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, और जो बच जाएगा अंत में वो आपका आधार होगा, बेस होगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, और इसी के अनुसार उन्होंने, पाइथागोरस जी ने ये बनाया था कि जो लंब का वर्ग होता है और आधार का वर्ग, इन दोनों का जो योग होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसे मैं अन्य लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूँ कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। फिर से एक बार, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाइथागोरस जी बोलकर चले गए हैं, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपका त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए पी क्यू आर, यहाँ मान लीजिए थीटा है। तो उनका जो मेन फॉर्मूला था यही था कि कर्ण का वर्ग, जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों का योग होगा, ठीक है। लंब के वर्ग और आधार के वर्गों का योग ही कर्ण का वर्ग है। अंग्रेजी में इसे हाइपोथिनियस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है। ये भी पी हो जा रहा है, इसलिए मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ डी ई ए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये बेस हो गया। तो उनका ये फॉर्मूला था कि एच का जो वर्ग होगा यानी एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसे आप लोगों को याद करना ही होगा, बिना इसके तो आप लोग त्रिकोणमिति सीख ही नहीं सकते। आप क्या, कोई भी नहीं सीख सकता है। इसे आप लोगों को याद करना होगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अन्य दो छोटी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब उन्होंने आगे बताया, आप लोग यहाँ से और भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं यदि पी स्क्वायर की बात करूँ, पी स्क्वायर, तो इधर आएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस इधर बराबर के इधर आया तो माइनस, यहाँ से पी स्क्वायर निकल गया। फिर यहाँ से यदि आप बी स्क्वायर निकालना चाहें तो कर्ण के वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी कि जब हमें कर्ण निकालना होगा तो दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे, और यदि कोई भी छोटी भुजा निकालना होगा तो कर्ण के वर्ग में से उस छोटी भुजा के वर्ग को घटाएंगे। आप लोग अपने शब्दों में भी याद कर सकते हैं, अपने से ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये तो सूत्र हुआ, 3 याद हो गया। मान लीजिए कि ये केवल मेन यही है, ये आप याद कर लिए तो ये तो अपने से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
ये आप लोग भी जानते होंगे कि कहीं पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो आपसे यहाँ पर एक्स पूछेगा, तो आप इधर रूट कीजिएगा, लेकिन पहले प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आपसे कोई एच पूछेगा, तो क्या आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आप लोग बोलेंगे हाँ ये लिखेंगे, तो क्या इसके पहले मैं प्लस माइनस लगा दूं? आपका आंसर क्या होगा आप अपने मन में सोच लीजिएगा या अंत में बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एच है ना, ये भुजा है, और भुजा की लंबाई कभी माइनस नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर केवल स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस नहीं आता है, प्लस तो रहता ही रहता है, माइनस नहीं आता है। यहाँ पर माइनस आता है क्योंकि मुझे ये एक्स का वैल्यू पता नहीं है कि ये क्या है। तो एच यहाँ से निकल जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ से आप पी भी निकाल सकते हैं, पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और एक हो जाएगा बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद करना होगा। और याद क्या, ये आप लोगों को मुझे लगता है याद हो गया होगा कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, और आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपको ये कर्ण डायरेक्ट मिल जाएगा, उधर रूट चढ़ाएंगे। यदि आपको पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट कर देंगे, यहाँ पर पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब है ये है कि स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट करेंगे। चलिए, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आपको समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई पता होगी तो तीसरी भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, अर्थात यदि आपको लंब और आधार पता है तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण और लंब पता है तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार और कर्ण पता है तो लंब कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, और वो इसी पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र के आधार पर आराम से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें ए बी है 3 और बी सी है 4, और आपसे पूछा है कि ए सी की लंबाई क्या होगी, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपका पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि यदि आपको कर्ण निकालना है, ये कर्ण ही तो है, ये थीटा हुआ, इसके सामने ये लंब हुआ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पी यानी लंब यहाँ पर 3 है, बेस यानी हाइट या सॉरी बेस क्या है, आधार यहाँ पर 4, और आपसे पूछा गया है एच का मान क्या होगा, यानी कर्ण का मान क्या होगा। तो जस्ट मैंने पीछे अभी आपको ताज़ा ताज़ा फार्मूला पढ़ाया कि जो एच का मान होगा वो अंडर रूट में दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, अंडर रूट में दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। स्क्वायर का मतलब जैसे कि 2 का स्क्वायर कोई बोला तो मतलब इसी संख्या में 2 बार गुणा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10, और आप लोगों को गुणा भागा तो आता होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, ये सबको आता है, ठीक है। 16 और 9 25 होता है, और ये अंडर रूट में है, और 25 का वर्गमूल यहाँ पर 5 होता है, तो आपका एच बराबर क्या आ जाएगा 5, आंसर एच यानी कर्ण का मान इसमें 5 होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि करीब आपको 1 से 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, और 1 से 25 तक क्या 30 तक वर्ग याद कर लीजिएगा, 1 से 30 तक वर्ग याद कर लीजिएगा। इधर मैं लिख दे रहा हूँ कि 25 तक पहाड़ा, 30 तक वर्ग, और लगभग 15 तक घन। ये आपको याद
करना होगा। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगी। कोई बच्चा मान लीजिए कि यहाँ पर करता कि 3 का वर्ग, ये तो बहुत छोटा है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा 17 का वर्ग क्या होगा, तो आप लगेंगे इस तरह से गुणा करने, 17 गुणा 17, तो आपका टाइम खराब होगा। लेकिन आप यदि याद किए होंगे कि 17 का स्क्वायर क्या होता है डायरेक्ट, तो आप लिख सकते हैं 189। ठीक है, 25 का वर्ग 625। ठीक है, इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो गुणा करने से आप बच सकते हैं। क्यों गुणा करना है जब हमें याद नहीं है तो? ठीक है, आप यहाँ तक याद कम से कम कर लीजिएगा, आपका फायदा होगा। ये अगर याद करते हैं तो आप ही का समय बचेगा, कोई दूसरा इसमें क्या कर सकता है। आप यहाँ पर, तो आइए अपने टॉपिक पर देखते हैं फिर से कि यहाँ पर एच कैसे निकला। तो सिंपल था कि ये मान लीजिए कोई त्रिभुज आकृति आपको दिया गया था कि त्रिभुज एबीसी में ये 3 है, ये 4 है, यानी कि लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में मैंने पाइथागोरस प्रमेय से ये आपको सूत्र पढ़ाया गया है। मैं बिना पढ़ाए हुए आपको कोई भी चीज नहीं बताऊंगा। यहाँ पर बताया गया है कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको बताया गया था फार्मूला। तो p का मान है 3, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। यहाँ पर h हो जाएगा 5। आइए कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। इसी मान लीजिए यही त्रिभुज है, और इसमें इस बार आपको दे दिया गया कि इस कर्ण का मान है 13, इस कर्ण का मान है 13, और ये है आपका 5। ठीक है, कर्ण का मान है 13 इस बार, और बेस आपको दे दिया गया 5। तो आपसे पूछा गया परपेंडिकुलर वाट, यानी लंब का मान क्या होगा। तो सिंपल उसी फॉर्मूला पर, यही पाइथागोरस जी के प्रमेय पर यहाँ पर हम ए बी भी निकालेंगे। ए बी यानी लंब। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने आपको अभी बताया था कि यदि आपके पास कर्ण है और आधार है तो आप लंब निकालेंगे कैसे। लंब के लिए मैंने बताया था कि P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, माइनस बी यानी आधार का स्क्वायर। ये P बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए बी बराबर, ए बी बोले या पी बोले एक ही है। ठीक है, ए बी बराबर अंडर रूट ए सी भुजा, यानी यही ना कर्ण है ए सी, जिसे हम लोग एच बोल दे रहे हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी बी सी और ए बी से आप लोग घबराइएगा ना, ये आपका यही है कि ए बी जो है ना ये लंब है, ए सी आपका कर्ण है, और बी सी आपका आधार है। ये कैसे पता चल रहा है? तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है अर्थात ए सी, और ये जो थीटा है इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी ए बी लंब, और जो बच गया बी सी आधार। वही यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है, ए बी यानी लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो अब क्या करना है, बन गया, जो भी वैल्यू दिया गया है उसका रखिए। यहाँ पर मैंने पी लिख दिया है। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है चित्र में ए सी आपका 13 है और बी सी आपका 5 है, तो ए बी का वैल्यू पूछा है। बात देखिए ए सी बोले या एच बोले। तो यहाँ पर आप देखिए 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, तो 13 का वर्ग आप लोगों का देखिए, यहाँ पर जो मैंने बोला था कि कम से कम 1 से 30 तक वर्ग याद करे रहेंगे। तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 169 माइनस 25 करेंगे तो आपको 144 मिलेगा, और इस 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आया ए बी, क्या आया 12। ठीक है, ये 12 आ गया। तो आपने यहाँ पर लंब आसानी से ज्ञात कर लिया, जो अज्ञात था पहले वो हमें ज्ञात हो गया, तो यहाँ पर निकाल लिए लंब। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें बीसी का मान क्या होगा।
यदि ए बी यानी लंब है एक, ए सी यानी कर्ण है दो, तो बी सी क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। पहले ये डाटा मैं लिख दे रहा हूँ। ए सी है आपका दो, ए बी है आपका एक, और बी सी इस बार आपसे पूछा गया है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप पाएंगे कि बीसी यानी छोटी भुजा, उधर मैंने आपको बताया था पहले ही, वही सब यूज हो रहा है। यानी यहाँ पर बताया था कि पहले बेस बराबर होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी वास्ट चीज नहीं है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसानी से इसे बनाया जा सकता है। हम लोग जब थे तो लग रहा था कि ये बहुत ही, सोच रहे थे शुरू में जब पढ़ रहे थे तो लगता है कितना भारी है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दिन बाद आया था, लेकिन आप लोग इसे बहुत ही आसानी से हल्के में लेकर बनाइए। क्या करना है, मान लीजिए कि थीटा के सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और जो बचता है आधार, तो हमें यहाँ आधार का मान बताना है। तो बी का हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर जो आधार है यहाँ पर बीसी है, बीसी का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण यानी एसी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग और स्क्वायर रूट। तो बीसी आपका हो जाएगा, एसी का मान है दो, दो का वर्ग हो जाएगा और एक का वर्ग हो जाएगा और स्क्वायर रूट। ठीक है, अंत में बीसी आपका आ जाएगा चार माइनस एक बराबर अंडर रूट तीन। यही आपका आंसर होगा। तो इस खाली जगह पर आप लिख दीजिएगा बीसी की जगह पर अंडर रूट तीन, यहाँ पर अंडर रूट तीन। तो आपने तीन एग्जाम्पल देखा कि यदि कर्ण और लंब दिया है तो आधार कैसे निकालते हैं, लंब लंब और आधार दिया है तो कर्ण कैसे निकालते हैं, और कर्ण और लंब दिया है तो आधार कैसे निकालते हैं। आइए एक और अंतिम थोड़ा देख लेते हैं। एक और, जैसे कि मान लीजिए इस बार मान लीजिए कि फिगर मैंने इस तरह से बनाया है। फिगर आप किस तरह से बनाइए, अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़े रहेंगे तो आपका गलती होने की गुंजाइश 0% है। ठीक है, यानी गलती हो ही नहीं सकती। ये यहाँ पर समकोण बन रहा है 90 डिग्री, एकदम सीधा 90 डिग्री। तो पहले पहला काम है मान ली, और यहाँ पर मान लीजिए आपसे इस एंगल के बारे में पूछा है। तो सबसे आपका पहला काम होना चाहिए समकोण त्रिभुज को देखकर, सबसे पहला काम कि हम उसमें लंब आधार और कर्ण फाइंड कर लें। यानी लंब आधार और कर्ण ये सुनिश्चित कर ले कि कौन सा भुजा लंब होगा, कौन भुजा कर्ण होगा। कर्ण तो खैर 90 डिग्री के सामने हमेशा होती है, लेकिन लंब और आधार में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो उसको उसके लिए भी मैंने ये बता दिया है कि लंब कभी भी वही होगा, लंब वही भुजा होगा जो थीटा के सामने होगा। तो ये जो इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज एम एन ओ में इस थीटा के सामने जो ओ एन भुजा है ना, यही आपका लंब होगा, ये आपका लंब होगा। ये तो 90 डिग्री के सामने कर्ण है ही, और जो बच गया आधार होगा। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि इसका वैल्यू है 6, इसका वैल्यू है 10। तो आपसे पूछा है कि इस ओ एन यानी लंब की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस दोहराना है कि समकोण त्रिभुज, आपको ये सिस्टमेटिक लिखना होगा, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में नंबर भी तो लेना है। ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन लिखने की टैली भी एक अपनी अलग कला है। यदि आप लिखने में चले गए, पार नहीं पाए, लिखने में अगर कुछ गलती कर दिए तो आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखिएगा समकोण त्रिभुज एम एन ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ओ एन, ओ एन बराबर, यानी ये जो ओ एन है क्या है, लंब है,
और लंब का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b का स्क्वायर। मुझे लगता है कि आप लोग अब तक आंसर अपने कॉपी पर बना भी चुके होंगे। ओ एन बराबर कर्ण यानी एम ओ का वर्ग माइनस एम एन का वर्ग स्क्वायर रूट। ठीक है, आइए √एम ओ का वैल्यू आपके पास है 10, तो आप लोग 10 का वर्ग कर लीजिएगा माइनस एम एन का वैल्यू है 6 का वर्ग। यहाँ आप लोग देखेंगे कि 10 का वर्ग होता है 100 और 6 का वर्ग होता है 36। 100 हो गया और ये 36 हो गया। 100 में से 36 घटेगा तो क्या आएगा 64, और ये 64, इस 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। यही हमारा 8 आंसर है, यानी कि यहाँ पर लंब का जो वैल्यू है वो 8 होगा। ठीक है, तो हमने आज के क्लास में यहाँ तक पढ़ा है कि यदि लंब और आधार आपको पता रहेगा तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण और लंब पता है तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार और कर्ण पता है तो लंब कैसे निकालेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रोक दे रहे हैं और आपको एक दो सवाल दे रहे हैं। आप लोग बनाकर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि इसमें वैल्यू कितना होगा। इसे मान लीजिए कि ये ए बी का वैल्यू है 7 और बी सी का वैल्यू है 24, तो इसमें एस सी का वैल्यू क्या होगा। एक अगला त्रिभुज मान लीजिए है पी क्यू आर, और यहाँ समकोण त्रिभुज है और इसमें थीटा यहाँ है और इसमें थीटा यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पर थीटा है और इसमें थीटा यहाँ पर है। आप लोग बताइएगा इसमें क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अंतिम तक जुड़ने के लिए। और आप लोग एकदम विश्वास मानिए, यदि आप हमसे पढ़ेंगे शुरू से अंत तक तो जो 2025-26 सेशन है बहुत ही आपका अच्छा जाएगा और मैथ में कोई भी कहीं से डाउट नहीं रहेगा। यदि आप लोग अंत तक जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना विचार जरूर दीजिएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी अगले वीडियो में और मैं अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो अच्छा है या खराब है, कहाँ पर कुछ गलती हुआ है या सही है। ठीक है, मैंने अपने तरफ से 100% दिया है। आप लोगों को भी ये जो आपका ये बताया गया आज, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और अंत में कहूँगा कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है और आपको ये आगे पता चलेगा। ठीक है, और तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से इस पर 10th क्लास की सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा सिस्टमेटिक ढंग से। आज हम लोग त्रिकोणमिति चालू किए थे, उसका यहाँ पर एंड किए हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का इस अंतिम घड़ी तक जुड़ने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए। धन्यवाद।